जो है भगवान गणपति, ये हिंदू धर्म में भगवान गणपति का बहुत बड़ा महत्व है। और ये 10 दिन का जो कार्यक्रम होता है, अनंत चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन का जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम अपने महाराष्ट्र के बड़े नेता स्वातंत्र सेनानी, क्या नाम उनका है, बाल गंगाधर तिलक के महाराष्ट्र के बड़े स्वातंत्र योद्धा हो गए, स्वातंत्र सैनिक हो गए, और वो देश के भी बड़े नेता थे। स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने सबके भाग लिया था। तो इन्होंने ये गणपति का जो प्रोग्राम है 10 दिन का, उन्होंने शुरू किया है। और शुरू करने का उद्देश्य ये था, उस समय इंग्रज का राज था। तो इंग्रज लोग ये नहीं चाहते थे कभी कि समाज के लोग एक दूसरे से मिले, अच्छा काम करें, शेयर करें अपना जो भी संस्कृति है, संस्कार जो है। तो उनको डर लगता था कि भाई लोग साथ में आएंगे, एक साथ आएंगे, मिलेंगे, तो उनके खिलाफ कुछ प्लॉट बना के उनको भगा देंगे। तो इसलिए वो लोगों की असेंबली नहीं चाहते थे इंग्रज लोग। लेकिन लोकमान्य तिलक ने लोगों को आह्वान किया कि भाई आप मौके पे अनंत चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, ये जो फंक्शन होता है 10 दिन का, इसमें आप एक दूसरे के साथ मिलो, मंदिर स्थापन करो, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापन करो, और अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम लो। ये कल्चरल प्रोग्राम में म्यूजिक होता है, गाने होते हैं, कुश्ती होती है, क्या क्या इतने प्रोग्राम इसमें होते हैं। तो जो हर एक इंसान में, बच्चा हो, लड़की हो, महिला हो, हर एक में एक सबसे गुण रहता है, अच्छा गुण रहता है, मेरिट रहता है। और ये मेरिट बाहर आने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि ये मौका आपको है। तो किसी को संगीत का शौक है, इसको गाने का शौक है, इसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप आ जाओ और प्रेजेंट करो आपकी आर्ट, अंदर की जो कला है अपनी कला प्रेजेंट करो, और कला प्रेजेंट करके वो कला को आप उत्तेजन दे दो, तो उसको मोटिवेट करो, ऐसे जो कलाकार होते हैं। तो इस मोटिव से उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। भगवान गणेश जो है वो हिंदू में सबसे बड़े ये है, सबसे बड़े क्या कहेंगे उसको, कि जो पूजक या सबसे बड़े देवता है। क्यों देवता है सबसे बड़े? एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ने कहा, भगवान शंकर ने, गणपति के पिताजी का नाम शंकर था और माता जी का नाम पार्वती था। तो भगवान शंकर ने सबको बुलाया, सब देव देवता को बुलाया और कहा कि भाई मैं आप सबका एग्जाम लेना हो, परीक्षा लेना हो, और जो अच्छा इसकी परीक्षा में पास हो जाएगा उसको मैं अच्छा पुरस्कार दे दूँगा। तो सब आ गए देव देवता, गणेश जी के भाई थे कार्तिक स्वामी, वो आ गए, गणेश जी आ गए, सब देवता आए। फिर भगवान ने, शंकर ने उसको कहा कि भाई जाओ, ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी, इसको चक्कर लगा कर, और जो पहला आएगा फेरा लगा के, उसको हम सर्वश्रेष्ठ देवता बढ़ाने। तो फिर शुरुआत हो गई, लोग दौड़ने लगे, सब प्रकार के देव वहाँ थे, तो दौड़ने लगे, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई 80 के स्पीड से चल रहा है, कोई 25 के स्पीड से चल रहा है। तो भगवान गणपति जी थे, गणेश भगवान, तो उन्होंने कुछ दौड़ने का काम नहीं किया। वो लोग दौड़ रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके सामने उनकी माता पार्वती और पिता भगवान महेश, महादेव, उनके सामने थे, गणपति के सामने, गणेश जी के सामने। तो उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता भगवान शंकर, उनको दोनों को फेरे लगाए, 2-3 फेरे लगाए ऐसे, और सामने बैठे भगवान शंकर और पार्वती के सामने बैठ गए वो। और भगवान तो सबकी राह देख रहे, कौन कब आता है, कौन कब आता है। तो कोई जल्दी आ गया, कोई 2 दिन के बाद आ गया, कोई 10 दिन के बाद आ गया। तो सब बोल रहे देवता कि मेरा नंबर पहला है, मेरा नंबर पहला है। गणेश जी कब आए?
तो गणेश सामने बैठे थे भगवान के, उन्होंने फेरा लगाया नहीं। अच्छा, उधर ही बैठे थे सामने। अच्छा, उन्होंने फेरा लगाया नहीं, उन्होंने अपने माता पिता का फेरा लगाया। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो भगवान ने कहा अरे भाई, जो माता पिता की पूजा करता है, माता पिता को फेरा लगाता है, वो सर्वश्रेष्ठ देव है। सर देखने में ये आता है कि एक माता पिता इस यूनिवर्सल में जो है एक इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में तुम कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, माता देखने में आता माता पिता के बगैर इम्पॉसिबल। अगर आप जो है एक बड़ा संस्था भी चलेंगे, ट्रस्ट भी चलेंगे, आप करोड़ अरबों रुपए डाल देंगे उसमें, जैसा कि अगर माता पिता जो जरूरत है प्यार मोहब्बत की मोहताज है औलाद के, ठीक है, और उसके बगैर सब जो तो विश्व में सब अधूरा है। तो गणेश जी अपने माता पिता की चक्कर लगा रहे थे, चक्कर लगाई, और भगवान शंकर ने और पार्वती देवी ने उनको कहा कि भाई तुम सब देवताओं के सामने करो कि गणेश तुम ही अभी सर्वश्रेष्ठ देवता। तो उनको सर्वश्रेष्ठ देवता बना दिया भगवान शंकर ने। तो हिंदुओं में जहाँ भी कुछ भी कार्यक्रम शुरू होता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई कॉलेज शुरू करता है, या कोई पूजा करता है घर में, मंदिर में, भगवान गणेश का नाम पहले लिखते हैं, ओम गणेशाय नमः। कोई भी कार्यक्रम हो तो भगवान गणेश जी का नाम लेकर ही शुरू करते हैं। इतना महत्व ये भगवान गणेश जी के पूजा में है। तो अभी ये गणेश विसर्जन 10 दिन गणपति हमारे साथ रहे, अभी जा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि भाई ये गणपति जा रहे हैं, और गणपति जी हमको सबको आशीर्वाद देके जा रहे हैं कि इस एरिया में सुख हो, समृद्धि हो, लोग तरक्की करें, लोग आपस में ना झगड़े, पढ़े लिखे काम करने वाले लोग बढ़ेंगे, बड़े होंगे। ये गणपति का आशीर्वाद है। और गणपति किसी एक समाज के व्यक्ति को या कोई कुछ क्षेत्र में, एक क्षेत्र में काम करने वाले के लिए आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं है। वो संगीत क्षेत्र में काम करो, आपको आपकी तरक्की होगी, एजुकेशन में करो, आपकी तरक्की होगी, पैसे कमाना कोई बिजनेस होगा, आपकी तरक्की होगी। तो ऐसे गणेश जी का बहुत बड़ा महत्व है। और 10 दिन में ऐसे गणपति हमारे नज़दीक इतने आते हैं, घर घर में गणपति होता है, मंदिर में होता है, रास्ते में होता है। तो 10 दिन घर के लड़के, घर के बड़े आदमी, बुजुर्ग वगैरह सब गणपति के पूजा पाठ में रहते हैं। और छोटे बच्चे के लिए तो गणपति इतना महत्व का होता है कि वो रोते हैं। कुछ लड़के हैं ना, टीवी पे मैंने लास्ट ईयर देखा, तो घर में से गणपति जा रहे हैं ना, तो बच्चे रो रहे, पकड़ के रख रहे हैं उसको, अरे भाई गणपति बापा फीलिंग हो जाती है, उससे फीलिंग हो जाती है। फिर एक प्रकार का, हाँ, एक प्रकार का क्या अफेक्शन इतना बड़ा होता है, प्यार इतना बड़ा होता है गणपति से। तो रोते हैं कि अरे भाई माँ बाप को कहते कि अभी गणपति को मत निकालो, गणपति को मत निकालो। ऐसा ये भगवान गणपति का महत्व है, और ऐसे 10 दिन का महत्व है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल सर है, ये तो खैर आज तो गणपति विसर्जन से रिलेटेड है, लेकिन दूसरा एक सवाल है कि आने वाले वक्त में आपका कोई प्रोग्राम है, जैसे कि कोई तारीख? देखिए, 17 सितंबर ये दिन ऐसा है कि ये महाराष्ट्र के इतिहास में और मराठवाड़ा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अंग्रेज चले गए, और यहाँ बड़े कितने संस्थानिक थे, राजे थे, महाराजे थे, तो सबको इकट्ठा बन के एक अखंड भारत पैदा हुआ, एक अखंड भारत का जन्म हुआ, नया भारत। तो 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। लेकिन इसमें ऐसे कुछ स्टेट थे, जैसे कि हैदराबाद का ये निज़ाम स्टेट, हैदराबाद स्टेट शुरू डेक्कन हैदराबाद स्टेट। तो हैदराबाद स्टेट ये भारत के स्वतंत्र देश में वो शामिल नहीं हुए,
वो कहते कि नहीं, मैं तो मेरा राज रखूँगा, मेरा स्वतंत्र स्टेट मेरा रहेगा। वहाँ के जो नवाब थे, वहाँ के नवाब थे। तो फिर वो ये उसमें कारण क्या था? अरे भाई देखो, कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है ना, तो मेरा राज है, इधर मेरा स्टेट है, मैं राजा हूँ। अभी भारत देश में मैं शामिल हो गया, तो राजा पंतप्रधान दूसरा होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दूसरा होगा, तो मेरा नहीं चलेगा जितना अधिकार जो अभी है, इसलिए स्वतंत्र नहीं हुए। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने सब स्टेट को रिक्वेस्ट किया कि भाई इसमें शामिल हो जाओ, नहीं तो अलग अलग टुकड़े अपने हुए थे, इसलिए इंग्रेज आए। अगर हम इकट्ठा होते तो इंग्रेज नहीं आता था। तो फिर इन्होंने माना नहीं, हैदराबाद के निज़ाम ने, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए हैदराबाद में, और निज़ाम को समझाया कि भाई अगर तुम नहीं हम शामिल होंगे तो हम भारत की मिलिट्री आपके आक्रमण करेगी और आपको हिरा देगी, आपका नुकसान हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए जो है तो ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। हाँ, नहीं हो रहे थे। और भी 2-3 स्टेट थे इसमें, खाली हैदराबाद है, और भी 2-3 स्टेट थे। तो स्टेट के नाम क्या सर? जैसे कि हैदराबाद है, एक हैदराबाद है, शायद वो जम्मू कश्मीर का ही था, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे बात जूनागढ़ जो गुजरात का पार्ट है, जूनागढ़ था जी, जो है जूनागढ़ के भी संस्थानिक थे, वो नहीं शामिल हो रहे। अच्छा, 2-4 ऐसे स्टेट थे कि जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, अपनी जो स्वार्थ के लिए सियासत कर रहे थे। हाँ, अलग इंडिपेंडेंट। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबको समझाया, और 17 सितंबर को निज़ाम सरेंडर हुआ, और फिर निज़ाम स्टेट, जिसमें महाराष्ट्र एक पार्ट था, वो सब स्वतंत्र भारत में शामिल हो गए, इन्वॉल्व हो गया इसमें। इसलिए ये 17 सितंबर हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे फॉर महाराष्ट्र। अच्छा, तो आप इस प्रोग्राम में जो है तो किस किस को गेस्ट बुलाने वाले स्पेशल? अच्छा, ये जो प्रोग्राम, हमने मराठा मुक्ति मोर्चा एक संगठन स्थापन की है। इस संगठन का 2 प्रकार का उद्देश्य है। एक उद्देश्य ऐसा है कि मराठवाड़ा एरिया जो है, जिसमें 8 जिले हैं, इसकी तरक्की होनी चाहिए सब तरफ। अभी तरक्की जो अब मराठवाड़ा में दिख रही है आपको, वो खाली औरंगाबाद सिटी के लिए। औरंगाबाद से 25 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो आपको कोई तरक्की नहीं दिखाई देगी। जालना, नांदेड़, परभणी वहाँ गए तो खाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, जिले की जगह जो है, वहाँ थोड़ी तरक्की दिख रही है, बड़ी बड़ी इमारतें हो रही है, लाइटिंग अच्छा है, स्ट्रीट रोड अच्छी है। लेकिन आप थोड़ा देहात में जाएंगे तो कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसमें। और महाराष्ट्र में जो दूसरा एरिया है, दूसरे एरिया है, जैसे कि पश्चिम महाराष्ट्र है, नॉर्थ महाराष्ट्र है, वो आगे तरक्की करके जा रहे हैं। सातारा, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, उत्तर महाराष्ट्र में नासिक, जळगाव, धुलिया, ये जिले सब आगे जा रहे हैं। तो उनके जो ये होते हैं नेतागण, उनके एरिया के लिए सदैव हमेशा के लिए वो काम करते हैं, प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए। हमारा एरिया, हमारा जो मराठवाड़ा एरिया है, 8 जिले हैं, तो इसकी तरक्की नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि भाई इसकी तरक्की हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड स्टेट गवर्नमेंट से मिले, और ये स्वतंत्र राज्य हो। स्वतंत्र राज्य हुआ तो फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आएगा, और फिर हमारा राज्य होगा, हमारे मुख्यमंत्री डायरेक्ट मंत्रालय से नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपना कोई संबंध नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट बन गया, जैसा तेलंगाना बन गया है, जैसा आंध्रा से अलग हो गए। वो आंध्रा से तीनों अलग हो गए ना, पहले एक ही साथ हैदराबाद में आते थे, आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। इसलिए 2014-15 में कुछ वो लड़ाई लड़ रहे थे अपनी कि स्टेट अलग कर दो बोलते, तो तेलंगाना अलग हो गया, तेलंगाना उधर उत्तरांचल अलग हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, ये सब स्टेट अलग अलग हो गए। वो झारखंड अलग हो गया असम से। इनकी तरक्की हो रही है। लोग हमको पूछ रहे हैं कि भाई तुम मराठवाड़ा स्वतंत्र होगा, तुम्हारी तरक्की कैसे होगी? अरे हमारे पास भी बहुत साधन सामग्री है, हमारे लोग अच्छे पढ़े लिखे, अमेरिका में जाते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारे पास ये एग्रो इंडस्ट्री जो है, एग्रीकल्चर स्ट्रांग है, कपास की होती है, कपास की पैदाश मराठवाड़े में होती है, और प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं वो सांगली, कोल्हापुर, उधर प्रोसेसिंग होता है। सोलापुर में फैक्ट्री है, हमारे यहाँ फैक्ट्री चाहिए। ऑयल मिल नहीं हमारे यहाँ, शुगर फैक्ट्री सब पश्चिम महाराष्ट्र में,
अभी मराठवाड़े में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर काटे कहाँ है? कोपरगांव, श्रीरामपुर, कन्नड़ साइड, उस साइड है। कन्नड़ साइड में तो समझो अभी कन्नड़ और अपना हिस्सा है वो कन्नड़। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है मराठवाड़े के बाहर है। मराठवाड़े में कुछ कमी नहीं है, लेकिन इधर लोगों को ठीक तरह से गाइडेंस नहीं है, ठीक तरह से इंसेंटिव नहीं उनको मिलते हैं। और जितना भी फंड महाराष्ट्र में आता है अलग अलग एरिया के लिए, तो मराठवाड़े का जो पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है वो पश्चिम महाराष्ट्र में लेके आते हैं। हर साल जब फरवरी मार्च में पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो मार्च में अगर पैसा नहीं खर्चा हुआ ठीक तरह से, तो वहाँ के पश्चिम महाराष्ट्र नेतागण 15 मार्च से पैसा उधर भेज देते हैं दूसरे जिले में। और अपने यहाँ के लोग ठीक तरह से अपने यहाँ के लोग जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं अवेक, तो ज़्यादा सोचते नहीं है, बस अपने ही मस्त गरीबी है तो चलो गरीबी रहो, कंडीशन चलने दो बस। तो इसी स्थिति में रहते हैं। तो हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं और ये एरिया का विकास हो, इसलिए सब कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन पॉलिटिशियन आप इनवाइट करने वाले हैं? 17 सितंबर में हम 2 प्रकार का कार्यक्रम करेंगे कि मराठवाड़े के जो अलग अलग क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनका सत्कार करेंगे। तो उसमें जो अभी अतुल सावे साहब है, प्रदीप बेसवाल साहब है, दानवे साहब है और MP इम्तियाज जलील साहब है। अभी इनको इनवाइट कर रहे हैं हम। ये अर्थ मंत्री है ना भागवत कराड़ साहब, डॉक्टर भागवत कराड़ साहब, उनको फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ उनको इनवाइट कर रहे हैं। और इनको ये चीफ गेस्ट। और फिर MGM के अंकुश राव कदम है, उनको रिक्वेस्ट करें। अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। अच्छा, फोन नहीं लग रहा, त्यौहार है इसलिए सब लोग बिजी है। तो इनके हाथों से कुछ अच्छे लोगों का जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका सत्कार करेंगे। और फिर हमारी संगठन जो है मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा, इनके जो पदाधिकारी है उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे कि भाई कोई अध्यक्ष है, कोई सेक्रेटरी है, इस प्रकार के फंक्शन उस दिन है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है सर, ये कॉलेज जो आपने कॉलेज की जो फाउंडर है, ठीक है, तो आपने कैसा सोचा कि एक एजुकेशन एक संस्था डाला जाए बच्चों के फ्यूचर के लिए? आपके माइंड में कैसा? आप चाहे तो पॉलिटिशियन में जा सकते थे, अपने स्वार्थ के लिए बोलो या पैसे कमाने के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में बोलो। देखिए, हमारी पढ़ाई जो हुई ना एक देहात में हुई। मेरा गांव है शूर, वैजापुर तालुका, वैजापुर जिला औरंगाबाद। तो हम बचपन से संघर्ष करते करते, स्ट्रगल करते करते, लड़ाई करते करते हमने पढ़ाई की। फिर जब मैंने इंजीनियरिंग पास किया, जब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसी समय मुझे पढ़ने की ज़्यादा ये मेरा एक हॉबी है बुक्स पढ़ने की। तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो इंजीनियरिंग में कॉलेज की लाइब्रेरी स्वामी विवेकानंद है और जो बड़े शिक्षा में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनका चरित्र हमने पढ़ा। उसमें आपके सर सैयद वो भी है, मुस्लिम समाज के नेता थे बड़े, सर सैयद अहमद खान साहब। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये इंडस्ट्री लगाओ, पॉलिटिक्स करो, समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो हमने हमारे गांव में स्कूल शुरू किया, पहले बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, और फिर संस्था बढ़ती गई। आज हमारे संस्था के 25 कॉलेजेस हैं, 30 स्कूल्स हाई स्कूल्स हैं, और हमारे यहाँ हर साल 25,000 लड़के लड़कियाँ पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं और 4,000 लोगों का अपने पास स्टाफ है। तो समाज परिवर्तन ये हम कर रहे हैं। ये समाज जब तक सुधरता नहीं है तब तक भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा। तो भाषणबाजी करने के बजाय मैंने सोचा कि पहला काम करेंगे। पीपल विल नॉट रिमेंबर योर वर्ड्स, दे विल रिमेंबर योर डीड्स। आपने काम किया है वो लोगों को याद में रहेगा, लोगों के याद में। आपने क्या भाषण किया वो लोगों के याद में नहीं रहेगा। इसलिए हम इस क्षेत्र में काम करते हैं।